मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हम लोग का चैप्टर है रेस्पिरेशन। पिछले क्लास में हम लोग न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ओके, तो जो भी बुक है सामने अगर रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके सामने रहेगा तो रेस्पिरेशन। पिछले क्लास में न्यूट्रिएंट्स का हम पढ़े कि हमारे न्यूट्रिशन में क्या ज़रूरी है, भोजन ज़रूरी है जिसकी वजह से एनर्जी मिलते हैं। तो फूड से जो भी हम खाते हैं, जो भी हम लेते हैं फूड, तो उससे एनर्जी मिलती है। तो ये एक प्रोसेसिंग में होता है रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन इज़ एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ठीक है, ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जो फूड का ऑक्सीडेशन करता है। जनरली रेस्पिरेशन हम लोग क्या करते हैं, सांस लेने की और सांस छोड़ने की क्रिया है, एक नॉर्मल वे में हम लोग कहते हैं। मगर हम जब रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो उसमें जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जानना। तो हम लोग सबसे पहले तो रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे कि सांस लेना और छोड़ना ही सिंपल वे में हम रेस्पिरेशन का काम कहते हैं कि ये रेस्पिरेशन हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसा होता है जो रेस्पिरेशन, जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू कैरी आउट देयर फंक्शंस। मतलब अपने फंक्शंस को करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है तो वो पूरी तरह से हमारे फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करता है, जिससे फार एनर्जी रिलीज होती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इस प्रोसेस में क्या होता है, रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ये तो जानते हैं, इन विच फूड सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर बर्न्ड विद इन टिश्यूज। टिश्यूज में क्या होते हैं, बर्न्ड होते हैं, टूटते हैं। ठीक है, और क्या बनते हैं, टू फॉर्म CO2 एंड वाटर विथ एनर्जी। ठीक है, द रिलीज्ड एनर्जी इज टेम्पोरली स्टोर्ड एज ATP। ये तो हम लोग पिछले क्लास से पढ़े हैं कि सारे जो ATP क्या है इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये एनर्जी करेंसी है, ये स्टोर करता है एनर्जी। ठीक है, तो जो हम लोग का फूड, जो कल न्यूट्रिशन, जैसे नेक्स्ट बैक में हम लोग पढ़े न्यूट्रिशन में क्या बनाता है, फूड बना देता है, यानी ग्लूकोज C6H12O6, ये तो बन गया। अब ये बॉन्ड के रूप में रहता है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड के रूप में रहता है। तो C6H12O6 को जब ऑक्सीजन मिलता है, ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन मिला, तो ये रिएक्ट होकर क्या देता है, बहुत एनर्जी। ठीक है, ये क्योंकि मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह तोड़ देता है, सबको, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सबको पूरी तरह तोड़ देता है, और इसके अंदर से जो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, और ये ऑक्सीडेशन होने के बाद ही होता है। तो इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, और साथ में मोर एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी हमारे बॉडी में वर्क करने में मदद करती है, ताकत देती है, और बाकी जो काम अगर हो गया तो वो ATP में स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये प्रोसेसिंग रेस्पिरेशन में चलता है। तो जनरली हम लोग इसको क्या कहते हैं, सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। जैसे सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी O2 लेना और CO2 छोड़ना। ठीक है, ये सिंपल, इसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, ये दो चीज़ आते हैं, थोड़ा सा डिफर होता है। ठीक है, जैसे ब्रीदिंग को हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको जैसे इस ड्यूरिंग ब्रीदिंग क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, O2 एंड CO2 इज गिवन आउट ऑफ द बॉडी, ये ब्रीदिंग हो गया। अब इंटरनल रेस्पिरेशन, जो अभी मैंने बताया, फूड का ऑक्सीडेशन सेल में होना, तो ये प्रोसेसिंग इंटरनल होता है, तो इसलिए इसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल्स प्रोड्यूसिंग CO2, वाटर एंड मोर एनर्जी। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, अब कितने प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, तो इसको हम लोग जानेंगे कि दो तरह से होते हैं, एक विथ ऑक्सीजन और दूसरा विदाउट ऑक्सीजन।
तो विथ ऑक्सीजन जो होता है रेस्पिरेशन उसको एरोबिक कहा जाता है, ओके। और जो विदाउट होता है उसको एनारोबिक कहा जाता है, ओके। तो ये प्रोसेसिंग जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के साथ जो ऑक्सीडेशन होता है वो 3 भाग में होता है। सेल में क्या होता है, 3 भाग में होता है। पहला चरण, दूसरा चरण ऐसे करके होता है, ठीक है, तीसरे चरण तक कंप्लीट होता है। आपके एनसीईआरटी के बुक में जो एक है, जैसे पेज नंबर 102 में दिया है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, इसको सामने रख के आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले तो सेल में क्या होता है, जैसे ग्लूकोज बन गया तो ग्लूकोज C6H12O6 का बन गया हमारे बॉडी के सेल्स में। अब इसका ऑक्सीडेशन होना है, तो जब तक ग्लूकोज बना तो हम लोग को पता है ना कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो सीक्रेट होने लगते हैं, अपने वर्क करने लगते हैं। वर्क को परफॉर्म करने में वो एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, उसको कैटलाइज करते हैं। तो कुछ एंजाइम्स अपना काम करने लगते हैं। तो एंजाइम्स अपना काम तो करते हैं, लेकिन बिना ऑक्सीजन के वो ग्लूकोज पूरी तरह ब्रेक डाउन नहीं होता है। उसका एक पार्ट या 2 पार्ट ऐसे टूटता है जो सफिशिएंट नहीं है। तो जब तक ऑक्सीजन नहीं आता है तब तक वो अपने रिएक्शंस की वजह से कुछ कन्वर्शंस होते हैं उसमें, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या होता है, ग्लूकोज जब एंजाइम से एक्ट करता है तो वो पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका फुली ब्रेक डाउन नहीं होता है। उसका एक भाग कार्बन का और पाइरूवेट बनना, पाइरूविक एसिड बनता है जिसका 2 भाग 2 मॉलिक्यूल्स होता है, तो वो रिएक्ट करके पाइरूवेट बना देता है, ओके। और ये काम साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। आप लोग शुरू से जानते हैं साइटोप्लाज्म को जीव द्रव्य कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, वाटर होते हैं, ये सब उसमें लिविंग बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट थिंग होते हैं। तो ये सारे प्रोसेसिंग जो होते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं। फर्स्टली ये ग्लूकोज जो पाइरूवेट बनता है साइटोप्लाज्म में, ये प्रोसेसिंग होता है। अब पाइरूवेट बन गया तो क्या हुआ, अब उसको अभी तक ऑक्सीजन नहीं मिला। मान लो कोई वजह से, मान लीजिए कि एब्सेंट है, ऑक्सीजन उसको नहीं मिला, तो ये पाइरूवेट का कन्वर्सन किस में हो जाता है, एथेनॉल में। वो एथेनॉल में कन्वर्ट कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बहुत कम एनर्जी मिलता है इसमें, एनर्जी नहीं रिलीज होता है ज़्यादा, क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन हुआ नहीं है अभी। पाइरूवेट के बॉन्ड में सब एनर्जी बंधा हुआ है, तो ये कन्वर्ट कर जाता है एथेनॉल में। ये जनरली ईस्ट में होता है ये प्रोसेसिंग। तो जो एथेनॉल या फर्मेंट करना, जैसे वो सड़ने, कोई चीज़ सड़ जाता है तो उसका फर्मेंटेशन हो जाता है, तो वही काम होता है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये फर्मेंटेशन हो जाता है, इसका फर्मेंट कर जाता है और एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है दूसरे चरण में, जब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिला, सम मात्रा, वो कैसे होता है, जनरली ये मसल्स में आता है। जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सेसिव एक्सरसाइज से हमारे मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जितना उससे चाहिए, तो उस समय मसल्स में क्रैम्प होने लगते हैं, पेन होता है, दर्द होता है, जो ऑक्सीजन के सफिशिएंट मात्रा को नहीं मिलने के कारण होता है। तो वो वहाँ पर पाइरूवेट कन्वर्ट किस में कर जाता है, लैक्टिक एसिड में। इसमें भी एनर्जी नहीं ज़्यादा निकलता है क्योंकि अभी भी बॉन्ड पाइरूवेट का पूरा टूटा नहीं है, ठीक है। तो ये पाइरूवेट लैक ऑफ O2, जैसे कम मात्रा में अगर O2 मिल रहा है तो ये कन्वर्शन लैक्टिक एसिड में हो जाता है, ठीक है, जो हमारी मसल्स में अक्सर होता है। और तीसरा, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जब फुली प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन की पूरी मात्रा, यानी फूड का, ग्लूकोज का, पाइरूवेट का पूरी तरह ऑक्सीडेशन हो जाता है, ओके। तो इस ऑक्सीडेशन होने से उसके सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और हर मॉलिक्यूल्स के अंदर से फार एनर्जी, मोर एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या रिएक्ट करके जब उसको पूरा ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मोर एनर्जी रिलीज होता है। और जो एनर्जी हमारे वर्क परफॉर्म में काम आया
वर्क में काम होता है, वर्क होते हैं, और जो बाकी जो बचे हुए एनर्जी होते हैं वो एटीपी में रिस्टोर हो जाते हैं। ठीक है, स्टोर हो गए, और समय समय पर इस एटीपी से हमारी बॉडी एनर्जी लेके अपना वर्क फंक्शन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके से, 3 पाथवे से ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है ये हम लोग अभी जाने। एक तो एब्सेंस ऑफ O2, लैक ऑफ O2 और प्रेजेंस ऑफ O2, 3 कंडीशन में कैसे कैसे क्या बना ये हमको पता चला। ओके, अब हम लोग ये भी पढ़ेंगे रेस्पिरेशन जो होता है वो प्लांट भी लेता है, एनिमल्स भी लेता है, और ह्यूमंस भी लेते हैं। तो रेस्पिरेशन सेल में कैसे हुआ ये पता चल गया। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसा होता है, तो प्लांट्स में भी जो होता है रेस्पिरेशन का कौन सा पार्ट होता है, तो इट टेक्स प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ। इसके रूट और स्टेम और लीफ के पार्ट से ये रेस्पिरेशन होता है प्लांट में। तो बाई रूट कैसे होता है, तो रूट में होता है जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन रूट्स टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। जो रूट से गैस का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। और दूसरा स्टेम, अब जैसे कोई पुराना पेड़ या वुडी प्लांट्स होता है जिसकी लकड़ियाँ ज़्यादा होती हैं स्टेम में, चाहे बार्क होता है, उसमें एक लेंटिकल्स नाम का एक चीज़ होता है जिसको हम लोग लेंटिकल्स कहते हैं। ठीक है, वो बहुत ही बड़ा गैसियस एक्सचेंज का मीडियम होता है। ठीक है, तो ये स्टेम से कहाँ होता है, वुडी प्लांट्स होता है जिसके बार्क से, लेंटिकल से गैसियस एक्सचेंज होता है। ओके, तीसरा लीव्स से बाय डिफ्यूजन होता है स्टोमाटा के द्वारा। तो ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में रूट से, स्टेम से और लीव्स से होते हैं। ठीक है, अब हमारा प्लांट्स का तो प्रोसेस हम लोग जान गए। अब रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स में कैसे होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट मोड्स होते हैं रेस्पिरेशंस के। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे एग्जाम्पल में जैसे बताते हैं, जैसे सिंपल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा का ही पहले ले, तो अमीबा अपना रेस्पिरेशन कहाँ से करता है, सिंपल डिफ्यूजन करता है, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अमीबा में ऐसे हुआ। अब दूसरा जैसे अर्थवर्म हुए, कॉकरोच भी हुए, कुछ ग्रास ऑफर्स हुए, तो इन लोगों का बाई ट्रैकिया बाई स्किन भी होता है। ठीक है, अर्थवर्म का स्किन से होता है, जो स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब करता है O2 और एयर से, और फिर रिमूव कर देता है CO2। ठीक है, और एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश, प्रॉन्स, इसके ऑर्गन कौन होते हैं, तो गिल्स। ये गिल्स से करता है। इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हुए, गिल्स, जो क्या करता है, डिज़ोल्व O2 जो वाटर में होता है उसको लेता है और वो डिफ्यूज करता है बॉडी में, और बाहर CO2 को बाय डिफ्यूजन ये बॉडी से बाहर फेंक देता है। ठीक है, इस प्रोसेसिंग से। अब जो जैसे मैन, बर्ड, लिजार्ड, डॉग, फ्रॉग एक्सेट्रा जो भी होते हैं, इन सब के लिए लंग्स होते हैं। ठीक है, और फ्रॉग में बुक लंग्स और स्किन दोनों ही काम करते हैं। तो अभी आप बुक्स लेके जितने भी एनिमल्स हैं जिसके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन किसके कौन है ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, जो भी टेरेस्ट्रायल है, एक्वेटिक है, प्लांट है, एनिमल्स है, सबका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है ये नेम आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और प्लांट्स का कि रेस्पिरेशन कहाँ से होता है। ठीक है, अब हम लोग ह्यूमन में कौन कौन सा इस ऑर्गन का पार्ट है, कहाँ से हम सांस लेते हैं, इसको जानना है। तो ह्यूमन में जनरली कहाँ से होता है जो रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं, उसके लिए एक ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं लंग। ठीक है, लंग्स हमारे बॉडी में किस काम का होता है, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो ये होता कैसा है पहले तो हम इसको जानेंगे। तो ह्यूमन लंग्स आर ए पेयर ऑफ स्पॉन्जी इलास्टिक बैग लाइक ऑर्गन्स। ओके, समझ में आ गया। ह्यूमन लंग्स आर ए पेयर ऑफ स्पॉन्जी इलास्टिक
बैग लाइक ऑर्गन्स। ओके, कहाँ रहता है? लाइंग इनसाइड द थोरासिक कैविटी एंड वन ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब लंग्स जो होता है, अच्छा हम लोग इसके पहले पढ़े हैं ना, हम लोग जितने भी सेल ऑर्गेनल या ऑर्गेन्स होते हैं वो हमेशा डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं, 2 लेयर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। उन 2 लेयर के बीच में कुछ लिक्विड होता है, फील रहता है, जिससे उसका प्रोटेक्शंस होता है उस ऑर्गन का। क्लियर? तो उसी तरह लंग्स भी, लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। ओके, cavity is filled with pleural fluid to prevent striking of the 2 membrane। वो 2 membranes को स्ट्राइकिंग करने से रोकता है। जब लंग एक्सपैंड होता है उसमें उसको सेव करता है। ठीक है, 2 membranes एंड टू अलाउ द लंग्स टू एक्सपैंड। ठीक है, ये उसका काम होता है। अब होता है लंग्स जो होता है वो जनरली, अभी सिंपली हम आपको बता रहे हैं कि क्या होता है, बस इतना अभी जानना है। तो लेफ्ट लंग और राइट लंग, ठीक है, दो साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो लेफ्ट लंग इज स्मॉलर बियरिंग 2 lobes, सुपीरियर एंड इंफेरियर lobes। लेफ्ट लंग इज स्मॉलर बियरिंग 2 lobes, सुपीरियर एंड इंफेरियर lobes, and the right lung is larger with 3 lobes, superior, middle and inferior। ओके, ये नाम जानना है। अब हम लोग ये तो समझ गए कि कैसा है लंग्स, जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आता है, ऑर्गन्स होता है, इसका कैसा दिखता है, कैसा होता है, ये तो हम लोग जान गए। अब हमारा ये जो होता, मतलब कैसे कैसे ये ऑर्गन में जाता है, मतलब ऑर्गन का कहाँ तक, कौन सा ऑर्गन भी इसके साथ काम करता है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, इस प्रोसेसिंग में और भी छोटे छोटे कौन से ऑर्गन आते हैं। तो हम सांस लेते हैं, जो भी सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो हम लेते हैं ऑक्सीजन, तो कहाँ से लेते हैं? क्या हम जानते हैं अच्छी तरह, हर बच्चे जानते हैं कि नाक से हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, एक सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, दोनों नाक से होता है, नॉस्ट्रिल कहते हैं उसको, नोज कहते हैं। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल, नोज से हम एयर लेते हैं। अब नाक के अंदर कुछ हेयरी लाइक स्किन के अंदर रहते हैं लगे हुए, हेयर जैसे, तो वो उसका काम क्या है, जब हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो हवा के साथ कोई गंदगी वो अंदर ना जाने पाए, वो हेयर लाइक जो सब्सटेंस होता है वो उस एयर को फिल्टर कर देता है। ठीक है, फ्रेश एयर अंदर गया, फ्रेश एयर जब अंदर जाता है तो क्या हुआ, उसको ट्रैकिया में जाना है, उसे तो फूड पाइप में जाना नहीं है। ठीक है ना, तो वो ट्रैकिया में जाता है। एयर जो होता है वो कंठ के पास 2 भाग में बांट देते हैं, ये हम पिछले क्लास में भी पढ़े थे न्यूट्रिशन में। तो ट्रैकिया में जाकर ये सांस नली खुलता है। ट्रैकिया एक पाइप जैसा है जिसकी लंबाई लेंथ 11 cm अप्रॉक्स होती है। ठीक है, और ये ट्रैकिया में आप देखिएगा फिगर में कि एक इनकम्प्लीट रिंग जैसा बना रहता है, ऐसे गोल गोल। ठीक है, ये इस वजह से इसका डिज़ाइन ऐसा होता है, जो हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो जब सांस छोड़ते हैं तो ये जो रिंग है, ये जो ट्रैकिया का जो पाइप है वो पिचके नहीं। ठीक है, इसी रिंग की वजह से वो छोड़ने के समय पिचकता नहीं है। ठीक है, तो ये काम इनकम्प्लीट रिंग की वजह से होता है। ठीक है, ये जो विंड पाइप, वो तो फूड पाइप हो गया जो खाना ले जाता है, और ये हवा ले जाता है, इसलिए विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रैकिया है वो सांस ट्रैकिया में के द्वारा आगे बढ़ा, और ये ट्रैकिया से नीचे थोरासिक कैविटी होती है जहाँ पर ये पहुँचता है। ठीक है, ये नोज के द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा थोरासिक कैविटी तक जाता है। ठीक है, और ये वहाँ पर जाके 2 भाग में डिवाइड होता है। आप देखेंगे जो लंग्स का पिक्चर निकाल के देखिए, वो ट्रैकिया 2 भाग में, दोनों लंग्स से जाके अटैच हो जा रहे हैं। ठीक है, 2 भाग में, तो वो जो 2 भाग है उसको हम लोग ब्रोंकी कहते हैं।
ब्रोंकी में डिवाइड हो जाते हैं, यानी दो ब्रोंकी, ब्रोंकी को कहीं कहीं ब्रोंकस भी कहा गया है, ठीक है, यानी दो ब्रोंकस में या दो ब्रोंकी में ये डिवाइड हो जाती है, ठीक है। आगे आप फिगर में देखेंगे ब्रोंकी कहाँ लिखा है उसको समझाएंगे, ब्रोंकी या ब्रोंकस, ठीक है। अब ब्रोंकी जो है, ब्रोंकी में भी ट्रैकिया की तरह इनकम्प्लीट रिंग बना रहता है, उस वहाँ तक जाता है ये रिंग, ठीक है। अब ब्रोंकस, जो ब्रोंकी या ब्रोंकस जो होता है लंग्स में चला गया, दोनों लंग्स में चला गया, और उसके बाद लंग्स में जाके ये क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे ट्यूब में, बहुत सारे ट्यूब में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम लोग ब्रोंकियोल्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। ओके, तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब लंग्स के अंदर हर जो ब्रोंकियोल्स होता है वो भी पतले पतले डक्ट्स में बढ़ जाते हैं, शाखाओं में, ब्रांचेज में, ठीक है। ब्रोंकियोल्स भी छोटे छोटे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे देखोगे गोल गोल सा जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे, वो उसमें डिवाइड हो जाते हैं, वो बन जाता है, तो उसको हम लोग एल्वियोलर डक्ट कहते हैं, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। ये सभी डक्ट्स जो है छोटे छोटे एल्वियोलाई में खुलते हैं, ये जो डक्ट है, नलियाँ, एल्वियोलाई यानी कि बैग लाइक जो छोटा स्ट्रक्चर है उसको एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है, एल्वियोलाई में खुलते हैं। ह्यूमन में जो दोनों लंग्स में ऐसे करीब मिलाकर 750 मिलियंस एल्वियोलाई पाए जाते हैं, ठीक है, 750 मिलियंस एल्वियोलाई पाए जाते हैं, ठीक है। और ये एल्वियोलाई का जो टिश्यू होता है वो कैसा होता है, स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू। ये भी जरूरी है जानना कि हमारे इस एल्वियोलाई का टिश्यू कैसा होता है, क्लियर। अब हम लोग इसके, ये तो हो गया इसका बनावट और कौन कौन से ऑर्गन्स इसके साथ काम करते हैं, इसकी जानकारी होगी। आप लोग बाय फिगर इसको स्टडी कर लेंगे, हर नाम जो मैंने बताया कैसे कैसे उसको फिगर में देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म, अब ये प्रोसेस होता कैसे है, क्लियर। अच्छा, एक और ब्रीदिंग में एक मैकेनिज्म में ये भी आता है, जैसे हम लोग जो फ्रेश एयर लेते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे इनहेल करना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन भी शब्द आता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग समझें कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे द फ्रेश एयर इंटर्स इनटू लंग इज कॉल्ड इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। और द एयर इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, the air is expelled out from the lungs is called exhalation or expiration, okay, exhalation और expiration। तो ये वर्ड आता है तो ये समझना जरूरी है कि what is exhalation, inhalation, expiration, inspiration, ठीक है। अब मैकेनिज्म, ये लंग्स से जो सांस लेने की प्रोसेसिंग है वो होती कैसे है, कैसे कैसे होती है, इसको हम लोग जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छी तरह समझने का कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। अब इनहेलेशन तो समझ गए। अब ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑक्सीजन कम्स इनटू एल्वियोलाई ऑफ द लंग, ऑक्सीजन कम्स इनटू एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। Alveoli is surrounded by blood vessels। एल्वियोलाई जहाँ होते हैं वहाँ बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जिससे वो घिरा रहता है, तो एल्वियोलाई इज सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स। ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द एल्वियोलाई वॉल टू द ब्लड इन ब्लड वेसल्स। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें आसपास रहते हैं, ये भी यहाँ भी प्रोसेसिंग जो होता है डिफ्यूज़न का होता है। हम लोग जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन होता है, ये प्रोसेसिंग से जहाँ जैसे O2 हम लोग लिए तो वो O2 का कंसंट्रेशन बहुत हायर होता है, तो ये एल्वियोलाई में जो एयर होता है उसके कंसंट्रेशन लो होते हैं, तो ये बहुत जल्दी हायर टू लोअर यानी एल्वियोलाई में
डिफ्यूज हो जाता है। इस प्रोसेसिंग कंसंट्रेशन उसका हायर से लोअर में चला जाता है, जिसकी वजह से ये डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये बताया गया। तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द एल्वियोलाई वॉल्स टू द ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स। ओके, द ऑक्सीजन इज कैरिड बाय ब्लड। ऑक्सीजन क्या होता है? कैरिड बाय ब्लड, ब्लड से कैरी होता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्लियर? आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट्स होता है, जिसमें ऑक्सीजन को पकड़ के रखने की क्षमता होती है, बांध के रखने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से वो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को खींच के पूरे बॉडी में मूव करा देता है बाय ब्लड। ठीक है ना, ब्लड के द्वारा। तो ऑक्सीजन इज कैरिड बाय ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, ब्लड passes through the tissues. Okay, blood passes through the tissues of the body. बॉडी के टिश्यूज में पास होते हैं इसके द्वारा, थ्रू passes through the tissue of the body and the oxygen present in it, oxygen present in it diffuse into the cells. वो डिफ्यूज हो जाते हैं सेल्स में जो ऑक्सीजन्स होते हैं। ऑक्सीजन कंबाइंस विद द डाइजेस्टेड फूड। अब ऑक्सीजन कंबाइन हो जाते हैं डाइजेस्टेड फूड में। न्यूट्रिशंस में मैंने आपको पढ़ाया कि फूड जो बनता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पर सेल में यही वर्क होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? ऑक्सीजन कंबाइंस विथ द डाइजेस्टेड फूड यानी ग्लूकोज फूड प्रेजेंट इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब जब ये एक्टिविटीज़ हो जाती है ऑक्सीडेशन, जब मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन निकलता है, होता है ना। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग। अब यही कार्बन फिर से ब्लड के द्वारा फिर से लंग में आता है, राइट साइड से। ठीक है, जो कार्बन का कंसंट्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा है, वो उसके बनिस्बत एल्वियोलाई में नहीं है, वो वहाँ से एल्वियोलाई में चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और उसका कंसंट्रेशन वहाँ पर, कंसंट्रेशन की वजह से वहाँ डिफ्यूज हो जाता है, हायर कंसंट्रेशन की वजह से। उसके बाद वो क्या होता है, वहाँ से ट्रैकिया होते हुए नोज से बाहर आउट हो जाता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग where it diffuses in its alveoli, okay, then into the trachea, nostril and then out of the body. okay, ये प्रोसेसिंग हो गया। अब एक चीज़ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में गुण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी वाटर में सॉल्यूबल होता है, काफ़ी सॉल्यूबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर देन O2। ऑक्सीजन के बनिस्बत कार्बन मोर सॉल्यूबल होता है एंड हेंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इनटू डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। ओके, तो ये हो गया मैकेनिज्म, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये मैकेनिज्म हो गया। अब जैसे सिंपल एक बार और मैं रिपीट करती हूँ। जैसे नाक से हमारे ऑक्सीजन आया, ठीक है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से हम लिए, वो क्या किया, वो लंग्स में आया, लंग्स में एल्वियोलाई में चला, एल्वियोलाई के आसपास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो वो डिफ्यूज कर जाता है, जो भी एल्वियोलाई से गैस आया वो डिफ्यूज हो गया ब्लड में। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, वो जो डिफ्यूज हो गया ब्लड में जो ऑक्सीजन, वो आगे बढ़ा और हमारे सेल तक, बॉडी के हर पार्ट तक वो ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया जो कैरी करते हुए बॉडी के हर सेल टिश्यू में चला गया।
अब सेल में वो क्या कम कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है फूड का। ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है फूड का, ग्लूकोज का, और उसके मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो कार्बन वेस्ट मटेरियल में निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। अब वो ब्लड में इंक्लूड हो जाते हैं, तो अब क्या हो गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना, ठीक है। तो इस तरह करके वो बाई ब्लड फिर से लंग्स में आते हैं राइट साइड, ठीक है। और राइट साइड में लंग्स में आके फिर वो एल्वियोलाई में चले जाते हैं। एल्वियोलाई में ब्लड वेसल से निकल के एल्वियोलाई में गैस निकल गया और वो कार्बन उसमें डिफ्यूज कर गया, वहाँ से ट्रैकिया, ट्रैकिया से नॉस्ट्रिल करके निकल गया एयर में, और वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में भेज देता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच गया, एयर में कार्बन निकल गया और ब्लड फिर हार्ट में चला गया। फिर उसको ऑक्सीजनेटेड होने के लिए वो हार्ट से ब्लड क्या होता है, लंग्स में चला गया, लंग्स में फिर ऑक्सीजन आया और उसको ऑक्सीजनेटेड किया और फिर पूरे बॉडी में मूव कर गया, और ये प्रोसेसिंग चलता रहता है। क्लियर? तो ये हमारा रेस्पिरेटरी का जो मैकेनिज्म है, इसको हमको जानकारी मिली। अब आपका काम है जो रेस्पिरेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें एनसीईआरटी के बुक में आपको बनाने हैं, ठीक है। वो आप प्रिपेयर करके जब भी स्कूल ओपन होगा मैं चेक करूँगी फेयर कॉपी। ये 2 न्यूट्रिशंस और रेस्पिरेशन दोनों का होमवर्क होना चाहिए, क्वेश्चंस बनना चाहिए। और जो मैंने कुछ थीम्स बताए जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द प्लांट क्या होते हैं, इन द एनिमल्स में कौन कौन होते हैं, और भी अदर जो भी हेल्प बुक आपके पास है उसमें से कलेक्ट करेंगे। बहुत सारे ऑर्गन के किसी में कुछ दिए हैं, कोई बुक्स में कोई और भी नाम मिलता है, तो सबको इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करके एक कॉपी में लिखेंगे कि किसके कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है। और सबका मैकेनिज्म कैसा है, प्लांट्स का कैसा है, एनिमल्स का कैसा है, ह्यूमंस का कैसा है। उसी तरह जो भी इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के साथ कौन से और ऑर्गन्स मिले हुए हैं, क्या क्या नाम है उनके, वो सब क्लियर करके आप नोट्स बना के रखेंगे, ठीक है। तो आज रेस्पिरेशन मैंने कोशिश की कि जितने अच्छे से आपको बता सकूं अपने लैंग्वेज में मैंने बताया। अगर इसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो उसको भी आप नोट करके लिखेंगे। जब भी स्कूल ओपन होगा तो हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे और इंटरेक्शंस भी करेंगे, और जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे, और साथ साथ आपके होमवर्क भी देखेंगे। इन दोनों प्रोसेसिंग में मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस भी कर सकती हूँ जो मैंने पढ़ाया है, और आप इसको पढ़ेंगे। बुक्स में एक एक लाइन को पढ़ने से सब चीज़ सही से समझ में आ जाएगा, और मेरे इस जो लेक्चर को आप बार बार खोल के देखेंगे तो समझ में आने लगेगी मेरी बात, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की अच्छे से समझाने की, और मैं समझती हूँ कि शायद आप लोग अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। ओके, तो आप इसको बनाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगले दिन, अगले क्लास के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।